एमिली को पुरानी किताबें बहुत पसंद थी। उन्हें उनकी खुशबू, उनका एहसास और उनमें छुपी कहानियां बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन बारिश में वो एक पुरानी चीजों की दुकान में घुसी। दुकानदार, जिसकी आंखें समय जितनी पुरानी थीं, प्यार से मुस्कुराया। वो उसे एक कोने में ले गया जहां बहुत सारे भूले हुए खजाने पड़े थे। वहां एक टूटी हुई चीनी मिट्टी की गुड़िया के नीचे चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी रखी थी। डायरी छोटी थी, इसका कवर समय के साथ चिकना हो गया था। सामने की तरफ सोने के अक्षरों में लिखा था, एलिजा's जर्नी। किताब से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। मुझे पता था कि मुझे यह चाहिए। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, एक डायरी में एक पूरी जिंदगी होती है मैडमोइसेल, सोच समझकर चुनिए। एमिली ने एक पल भी नहीं लगाया। उसने डायरी के लिए पैसे दिए और जल्दी से बाहर निकल गई, उसके राज जानने के लिए बेताब। उस रात अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठी एमिली ने डायरी खोली। पुराने कागज की खुशबू से पूरा कमरा भर गया। पहले पन्ने पर सुंदर लिखावट में एक नाम लिखा था, एलिजा डुबोइस। उसके नीचे एक तारीख, 1920 का पेरिस। एलिजा के शब्दों ने 20वीं सदी के पेरिस की एक जीवंत तस्वीर पेश की। शहर जीवन, कला और संगीत से धड़क रहा था। कैफे बुद्धिजीवियों और कलाकारों से गुलजार थे। हर दरवाजे से जैज संगीत की आवाज आ रही थी। एलिजा, एक युवा और जोशीली कलाकार, इस दुनिया में खूब खुश थी। उसके स्केच, जो डायरी में बताए गए थे, जीवन और रंगों से भरे हुए थे। उसने शहर की ऊर्जा और उसके लोगों की आत्मा को अपने कैनवास पर उतार लिया था। एलिजा के शब्दों में एक नाम बार बार आता था, जैक्स, एक कवि जिसके शब्दों ने एलिजा को बहुत प्रभावित किया। कला और सुंदरता के लिए उनके साझा जुनून प्यार में बदल गया। जैक्स की कविता एलिजा की कला से प्रेरित थी और उसके स्केच उनके प्यार की गहराई को दर्शाते थे। एमिली ने उनकी प्रेम कहानी को पौरच कर एक लंबी सांस ली। यह रचनात्मकता और जुनून के समय में पैदा हुआ प्यार था, एक अमर प्रेम। जैसे जैसे एमिली एलिजा की दुनिया में उतरती गई, एक नया रहस्य सामने आया। एलिजा ने कला के एक छिपे हुए संग्रह का उल्लेख किया था। यह एक ऐसा रहस्य था जो पीढ़ियों से उसके परिवार में चला आ रहा था। एलिजा का मानना था कि इस संग्रह में उसके परिवार के एक लंबे समय से खोए हुए रहस्य की कुंजी थी। उसने कलाकृति के भीतर छिपे हुए गुप्त सुरागों और संदेशों के बारे में लिखा था। जानकारी अस्पष्ट थी, लेकिन इस संग्रह को खोजने की एलिजा की बेचैनी साफ दिख रही थी। डायरी अचानक खत्म हो गई, जिससे मैं चौंक गई। एलिजा का क्या हुआ? क्या उसे कभी वह संग्रह मिला? और वह कौन सा पारिवारिक रहस्य था जो उसमें छिपा था? मुझे पता था कि मैं किसी असाधारण चीज से रूबरू हुई हूँ। डायरी की अधूरी कहानी एमिली को बेचैन कर रही थी। वो इस एहसास को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी कि उसे जवाब खोजने के लिए ही चुना गया है। एलिजा का पेरिस, जो डायरी के पन्नों में कैद था, उसे अपनी ओर खींच रहा था। एमिली ने उसी हफ्ते पेरिस के लिए एक फ्लाइट बुक कर ली। उसने एलिजा और उसकी कहानी से एक अजीब सा रिश्ता महसूस किया। डायरी और अपने अंदर के उत्साह के साथ वो रोशनी के शहर पेरिस पहुंची। पेरिस वैसा ही था जैसा एमिली ने सोचा था, बल्कि उससे भी सुंदर। शहर ऊर्जा से भरपूर था। उसकी पुरानी दीवारों से इतिहास की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। मैं उन कैफे में गई जहाँ एलिजा जाया करती थी। मेरी उंगलियां उन पुरानी लकड़ी की मेजों को छू रही थीं, जहाँ वो कभी बैठा करती थी। मैं उन पुलों पर खड़ी रही जहाँ एलिजा और जैक्स ने चोरी छिपे एक दूसरे को किस किया था। नीचे सीन नदी समय की तरह बह रही थी। हर जगह, हर गली एलिजा के शब्दों को जीवंत कर रही थी। एमिली लगभग उनकी हंसी की गूंज, उनकी बातचीत की फुसफुसाहट सुन सकती थी। वो सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थी, उस कहानी को खत्म करने के लिए जो एलिजा ने शुरू की थी। एमिली को पहला सुराग डायरी में लिखे एक धुंधले नाम से मिला, मिस्टर ड्यूरैंड, एक आर्ट क्यूरेटर जो एलिजा को जानता था। उसे उसकी गैलरी एक शांत गली में मिली। मुझे यह गैलरी मेरे दादा मिस्टर ड्यूरान से विरासत में मिली है। मुझे एलिजा नाम की एक जोशीली युवा कलाकार की कहानियाँ धुंधली सी याद हैं। महिला एमिली को अपने दादा के कमरे में ले गई, एक ऐसा कमरा जो समय के साथ नहीं बदला था। धूल भरी कैनवस दीवारों पर टिकी हुई थीं और किताबों के ढेर ऊंचे ऊंचे रखे थे। एमिली का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने एक शेल्फ पर चमड़े की जिल्द वाली एक जानी पहचानी किताब देखी। यह एक और डायरी थी, बिल्कुल एलिजा की तरह। यह मिस्टर ड्यूरान की डायरी है। वो भी एलिजा और उसकी खोज पर मोहित हो गए थे। एमिली का अंदाजा सही था, जवाब इन्हीं पन्नों में छिपे थे। क्यूरेटर ने एमिली को मिस्टर ड्यूरान की डायरी उधार देने की अनुमति दे दी।
उसने उसके शब्दों को पढ़ा और पहेली के टुकड़ों को जोड़ने लगी। ड्यूरैंट को एलिजा की खोज पर भरोसा था। उसने कुछ सुरागों को समझने में उसकी मदद भी की थी। ड्यूरैंट के अनुसार संग्रह कलाकारों के इलाके मोंटमार्त्र में कहीं छिपा हुआ था। एक शाम मोंटमार्त्र के एक कैफे में स्केचिंग करते समय मैंने एक बातचीत सुनी। एक बुजुर्ग सज्जन एक युवा कलाकार के रूप में अपने दिनों को याद कर रहे थे। उन्होंने एलिजा नाम की एक खूबसूरत स्वतंत्र कलाकार के बारे में बताया जो एक छिपे हुए कला संग्रह को पाने के लिए पागल थी। एमिली की सांस अटक गई। क्या यह संयोग हो सकता है? हिम्मत जुटाकर वो उस आदमी के पास गई। मेरा नाम हेनरी है। मैं एलिजा को अच्छी तरह जानता था। मुझे उसका जुनून, उसका दृढ़ संकल्प और जैक्स के लिए उसका प्यार याद है। हेनरी एमिली से दोबारा मिलने के लिए तैयार हो गया। उसने एलिजा और संग्रह के बारे में जो कुछ भी उसे पता था वो सब बताने का वादा किया। एमिली कैफे से चली गई। उसका दिल उम्मीद से भर गया। भाग 7 बुकसेलर का राज। पता चला कि हेनरी के पास पहेली का एक अहम हिस्सा था। उसने बताया कि एलिजा ने एक स्थानीय पुस्तक विक्रेता पर भरोसा किया था जो अपने ज्ञान और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एलिजा का मानना था कि बुकसेलर के पास संग्रह के ठिकाने का आखिरी सुराग है। दुर्भाग्य से किताबों की दुकान सालों पहले बंद हो चुकी थी। एमिली ने हार नहीं मानी। उसने उस पुरानी किताबों की दुकान का पता ढूंढ निकाला। अब वहाँ एक बेकरी थी। ताजी ब्रेड की खुशबू गली में फैली हुई थी। मालिक आटे से सने हाथों वाली एक दयालु महिला को यह दुकान अपनी दादी से विरासत में मिली थी। उसने बताया कि उसकी दादी एलिजा नाम की एक जोशीली कलाकार की बहुत अच्छी दोस्त थी। बेकर ने एक दराज में हाथ डाला और एक छोटी पुरानी चाबी निकाली। मेरी दादी ने कहा था कि इसे एलिजा के खजाने की तलाश करने वाले को दे देना, उसने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। भाग 8 एलिजा की पोती। चाबी ने पुरानी किताबों की दुकान के पीछे के कमरे में एक गुप्त जगह को खोल दिया। अंदर एमिली को एक डिब्बा मिला जिसमें पत्र और तस्वीरें थीं। उनमें से एक चिट्ठी मेरी प्यारी पोती सेलेस्ट के नाम थी। एलिजा की एक पोती थी। चिट्ठी में पेरिस के बाहर ग्रामीण इलाकों में एक पते का उल्लेख था। उस दयालु बेकर की मदद से मैंने सेलेस्ट को ढूंढ निकाला। अब 80 के दशक में एक खूबसूरत महिला सेलेस्ट ने एमिली का अपने घर में स्वागत किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब एमिली ने उसे एलिजा की डायरी और यादों का डिब्बा दिया। सेलेस्ट एक बच्ची ही थी जब एलिजा रहस्यमय तरीके से उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के बीच सेलेस्ट ने एलिजा की अपनी अधूरी यादें साझा की। उसने एक प्यारी जोशीली महिला की बात की जो बिना किसी निशान के गायब हो गई थी और अपने पीछे एक छिपी हुई पारिवारिक विरासत की फुसफुसाहट छोड़ गई थी। भाग 9 खजाने से पर्दा उठाना। एमिली और सेलेस्ट ने एक साथ डायरियों और पत्रों को पढ़ा और आखिरी सुरागों को जोड़ा। उन्होंने पाया कि कला संग्रह किसी इमारत या तिजोरी में नहीं छिपा था। वो तो सबके सामने था, खुद पेरिस के अंदर छिपा हुआ था। उन्हें एहसास हुआ कि एलिजा के स्केच सिर्फ कला नहीं थे, वो नक्शे थे। एलिजा के चित्रों में सूक्ष्म विवरणों का पालन करते हुए हम पेरिस की सड़कों पर एक खजाने की खोज पर निकल पड़े। हर जगह, हर इमारत हमें खजाने के करीब ले जा रही थी। आखिरकार एक टूटे हुए चर्च के पीछे एक सुनसान आंगन में उन्हें वो मिल गया। वहाँ पत्थरों के नीचे एक तहखाना था। अंदर एक रोशनदान से छनकर आती सूरज की रोशनी में कला संग्रह रखा था। पेंटिंग्स, मूर्तियां और टेपेस्ट्री दीवारों को सजा रहे थे। हर एक मास्टरपीस। वो सिर्फ खूबसूरत चीजें नहीं थी, वो कलाकारों की पीढ़ियों का प्रमाण थी, एक परिवार की विरासत जो समय के साथ बची रही। भाग 10 कला की शाश्वत शक्ति। कला संग्रह की खोज ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन एमिली और सेलेस्ट के लिए यह सिर्फ एक खबर से कहीं बढ़कर था। यह एक ऐसी यात्रा की परिणति थी जिसने पीढ़ियों और महाद्वीपों को जोड़ा था। उन्होंने न केवल एक छिपे हुए खजाने का पता लगाया था, बल्कि एक असाधारण महिला की कहानी और प्यार, कला और परिवार की शाश्वत शक्ति का भी पता लगाया था। जैसे ही मैं उन रंगीन कैनवस के सामने खड़ी हुई, मैंने एलिजा और जैक्स के बारे में सोचा। उनकी प्रेम कहानी हर ब्रश स्ट्रोक में बुनी गई थी। मैंने मिसियर ड्यूरैन और हेनरी के बारे में सोचा, जिन्होंने एलिजा की याद को जीवित रखा था। और मैंने सेलेस्ट के बारे में सोचा, जो आखिरकार अपनी दादी की विरासत से मिल गई थी। कला संग्रह मानव भावना की शाश्वत शक्ति का प्रमाण पेरिस में ही रहेगा, अतीत से एक उपहार जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।